नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बायो गुरु पर। आज हम 10th साइंस का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश का पार्ट 5 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने प्रकाश के अपवर्तन के बारे में और दर्पण सूत्र के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में हम अपवर्तनांक, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे, वर्ण विक्षेपण। इसमें पहला टॉपिक है अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था कि अपवर्तनांक किसे कहते हैं। प्रकाश में जो अपवर्तनांक होता है वो दो माध्यम में होता है। वो कैसे होता है? इसमें माध्यम एक होता है और माध्यम ये दूसरा है, और ये इन दोनों के बीच की सतह है, यानी इनकी जो पृष्ठ की सतह है वो है। अब माध्यम एक में से प्रकाश किरण आ रही है और जब माध्यम दूसरे में पहुंचती है, माध्यम सेकंड में जाती है, तो वो कुछ अपवर्तित होती है, यानी जो अभिलंब है इसका, हमने पढ़ा था इसका अभिलंब एक ही बिंदु पर स्थित होता है। तो यहां पर जो अभिलंब है, यहां से ये क्या हो जाएगी, जानी तो चाहिए एकदम सीधी, लेकिन ये अपवर्तित हो जाएगी, इसका कोण बदल जाएगा। तो ये जो कोण बदलता है यानी अपवर्तन होता है, इसमें जो प्रकाश किरण की जो दिशा होती है उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम अपवर्तनांक के रूप में दर्शाते हैं। जैसे मान लो यहां पर एंगल में आ रही थी, 60 डिग्री एंगल में ये प्रकाश की किरण इस माध्यम में आ रही थी। अब जब यहां पर पृष्ठ पर टकराती है और दूसरे माध्यम में जाती है, तो यहां पर इसका जो कोण है वो परिवर्तित हो गया, वो हो गया 30 डिग्री, यानी 30 डिग्री इसकी दिशा में परिवर्तन हो गया। तो इस परिवर्तन को दर्शाने के लिए हम एक राशि उपयोग में लेते हैं, उसका नाम है अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। साथ ही इसकी जो चाल है, यहां पर प्रकाश की जो चाल है उसमें भी परिवर्तन होता है। जैसे मान लो माध्यम एक में प्रकाश की चाल है v1, और जब माध्यम सेकंड में आती है तो इसकी चाल बदल जाती है, यानी v2 हो जाती है। तो अगर हमें अपवर्तनांक निकालना हो, यानी इसे हम म्यू से दर्शाते हैं, यानी म्यू निकालना हो तो म्यू कैसे निकालते हैं, इसमें भाग देते हैं अंतिम चाल बटे प्रारंभिक चाल। जैसे हमें पहले माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, इसका जो कोण है उसका अपवर्तनांक निकालना है, तो पहले माध्यम का जो अपवर्तनांक निकालते हैं वो निकालते हैं μ12, यानी हमें निकालना है 2 के सापेक्ष पहले का, यानी पहले का हमें अपवर्तनांक निकालना है। तो पहले का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, अंतिम चाल बटे प्रारंभिक चाल। तो अंतिम चाल क्या है, जब माध्यम सेकंड में घुसती है तो v2 है, और प्रारंभिक चाल है v1, यानी v1 से अंदर आ रहा था और जाकर कहां परिवर्तित हो रहा था, v2 में परिवर्तित हो रहा था। तो v2/v1, तो ये हो गया अपवर्तनांक पहले माध्यम का अपवर्तनांक दूसरे माध्यम के सापेक्ष। इसी तरह से यदि हमें सेकंड माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, इस वाले माध्यम का, ये जो माध्यम है ये कांच या फिर और जो भी अन्य पारदर्शक पदार्थ है जैसे प्लास्टिक, हमने पहले ही बात कर ली थी, उसका अगर हम अपवर्तनांक निकालना है तो उसका अपवर्तनांक निकालने के लिए μ2/1, यानी हमें दूसरे का अपवर्तनांक निकालना है पहले के सापेक्ष। तो इसे कैसे निकालते हैं, v1/v2। यहां पर गलत हो गया, अपवर्तनांक का सूत्र हमने क्या बताया था, अंतिम चाल बटे प्रारंभिक चाल। अंतिम चाल क्या है, v2 है, और प्रारंभिक चाल v1 है। तो यहां पर इसका भी सूत्र होगा v2/v1। तो ये याद हो जाएगा अपवर्तनांक किसे कहते हैं। अपवर्तनांक किसे कहते हैं, जब एक माध्यम में कोई किरण आ रही है, और दूसरे माध्यम में जब घुसती है उसका अपवर्तन, किरण की जो दिशा है उसमें परिवर्तन होता है, उसको दर्शाने के लिए हम अपवर्तनांक देते हैं। अपवर्तनांक किसके बराबर होता है, अंतिम चाल बटे प्रारंभिक चाल। तो इसमें ये जो v2 है ये क्या है, माध्यम सेकंड की चाल, और v1 क्या है, माध्यम फर्स्ट की चाल, और म्यू क्या है, अपवर्तनांक है। तो ये आपको याद हो जाएगा, अपवर्तनांक इज इक्वल टू, चाहे दूसरे माध्यम के लिए निकाल रहे हो चाहे पहले माध्यम के निकाल रहे हो, इसका जो सूत्र होता है v2/v1 होता है। यदि हम माध्यम एक, ये तो माध्यम एक क्या है, कोई भी जल है या फिर कांच है, ये सेकंड वाला कांच है। यदि माध्यम एक, यदि हम निर्वात लेते हैं, यानी वायु के कण नहीं है, कुछ भी नहीं है, निर्वात है, अगर माध्यम एक निर्वात लेते हैं तो इसका जो अपवर्तनांक होगा वो क्या होगा, μ2/1 बटे
V2/V1। V1 कितना होता है, जब निर्वात होगा तो अधिकतम होगा। जब निर्वात होगी, ये जो पहला माध्यम है निर्वात होगा, यानी इसमें वायु के कण नहीं होंगे, तो वो प्रकाश को कम अवक्षेपित करेंगे, यानी प्रकाश को वितरित नहीं करेंगे। तो इसमें जो चाल होगी वो अधिकतम होगी। ये V चाल ही होती है तो V अधिकतम होती है। तो यानी इसमें जो म्यू निकलेगा वो सबसे कम होगा। जैसे हम समझ सकते हैं कि कोई भी संख्या है, जैसे संख्या हमने ले ली 2। अब इसे अगर हम बड़ी संख्या से विभाजित करते हैं, यानी 4 से विभाजित करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो 1/2 आएगा। और यदि हम 2 को इससे छोटी संख्या में से विभाजित करते हैं, यानी 1 से करते हैं, तो इसका मान बड़ा आएगा। यानी जब हम नीचे बड़ी संख्या लेते हैं तो छोटा मान आता है, और जब नीचे छोटी संख्या लेते हैं तो बड़ा मान आता है। और यहां पर हम ले रहे हैं इससे अधिक, सबसे अधिकतम, जितनी अधिकतम हो सकती है उतनी। तो अधिकतम होगी तो इसका जो मान आएगा वो न्यूनतम होगा। और उस न्यूनतम मान को, जितना भी न्यूनतम मान है, उसे हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष अपवर्तन कहेंगे। तो निरपेक्ष अपवर्तन की परिभाषा क्या हो गई, जब प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है, उसमें यदि माध्यम, कोई भी माध्यम यदि निर्वात है, तो उसमें क्या होता है, जो अपवर्तनांक होता है वो न्यूनतम होता है, उसे ही हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। ये जो अपवर्तनांक होता है ये किस किस पर निर्भर करता है, एक तो माध्यम की प्रकृति पर, जैसा कि हमने जाना था अभी, माध्यम की प्रकृति पर। यदि माध्यम निर्वात होगा तो उसका जो अपवर्तनांक है वो न्यूनतम होगा। और यदि माध्यम थोड़ा सघन हो तो उसमें जो प्रकाश आ रहा है उसको अवक्षेप की, तो माध्यम की प्रकृति जो है वो क्या करती है, अपवर्तनांक को प्रभावित करती है। उसके साथ ही उसका घनत्व भी प्रभावित करता है। यानी जैसे ये वायु है, और वायु एक तो दूर दूर हो, एक तो इसके कण, वायु के जो कण हैं वो दूर दूर हो, तो प्रकाश की जो किरण आ रही है उसके एक ही जो अणु है वो ही विक्षेपित कर रहा है, यानी वही प्रतिरोध कर रहा है, और बाकी के अणु प्रतिरोध नहीं कर रहे हैं। और जब वायु का घनत्व अधिक हो, घनत्व की बात कर रहे हैं, और जब वायु का घनत्व अधिक हो, यानी अणु अधिक पास पास हो, तो यहाँ पर अधिक अणु पाए जाएंगे। और अधिक अणु पाए जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि जो प्रकाश की किरण है वहां पर भी अधिक अणुओं द्वारा विक्षेपित हो रही है, यानी प्रकाश की चाल कम हो रही है। और अपवर्तनांक प्रभावित करता है प्रकाश की चाल पर, यानी घनत्व भी क्या करता है, अपवर्तनांक को प्रभावित करता है। इसके साथ ही अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक है तरंग धैर्य। तरंग धैर्य जिसे हम लैम्बडा से दर्शाते हैं। ये लैम्बडा क्या होता है, जो भी सूर्य से प्रकाश किरण आती है वो तरंग धैर्य के रूप में आती है। यानी यहां पर यदि सूर्य है और सूर्य से कोई किरण आ रही है तो वो हमेशा किसमें आती है, तरंग धैर्य में आती है, यानी इस प्रकार से आती है। और ये जो तरंग धैर्य है आगे जाकर इसका जो तरंग धैर्य है ये तरंग के रूप में आती है, और इसका तरंग धैर्य निरंतर बढ़ता रहता है। यानी सूर्य से जब ये किरण चलती है तो कुछ इस तरह से चलती है, और जब आगे चलती जाती है तो इसका तरंग धैर्य बढ़ता जाता है। तरंग धैर्य किसे कहते हैं, ये जो ऊपर वाले 2 सुरंग हैं इनके बीच की दूरी, या फिर ये नीचे वाले जो गर्त हैं इनकी बीच की दूरी हमें क्या कहलाती है, तरंग धैर्य कहलाती है। यानी जब सूर्य से प्रकाश किरण चलती है तरंग के रूप में और आगे चलती है तो ये बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पर तो लैम्बडा कम है और यहाँ पर अधिक है, तो जब प्रकाश की तरंग धैर्य अधिक होगी तो क्या होगा, वो कम अवक्षेपित होगी। यानी अब समझ सकते हैं कि जैसे ये वाली तरंग धैर्य किसी माध्यम में से जा रही है, जैसे हम यहां पर एक जैसा ही माध्यम ले लेते हैं, ये माध्यम दोनों एक समान है, सॉरी माध्यम तो अलग अलग है, लेकिन ये भी पहला माध्यम है, हम 2 कर रहे हैं, ये भी पहला माध्यम है। 1 से दर्शा देते हैं, इसे 1 से दर्शा देते हैं। यानी हम 2 अपवर्तन कर रहे हैं, एक तो एक साइड में, एक इस साइड में। इस साइड में जो पहला माध्यम है उसमें भरी हुई है वायु, और दूसरे माध्यम में भी वायु भरी हुई है। जो दूसरा अपवर्तन कर रहे हैं इसमें भी वायु भरी हुई है। अब हम देखते हैं कि जब प्रकाश की किरण आती है तरंग धैर्य के रूप में आती है और उसकी तरंग धैर्य कम होती है, जैसे ये लैम्बडा कम है, एक में तो कम तरंग धैर्य वाली किरणों को प्रभावित करेंगे, यानी इस तरह से। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो सभी अणु हैं वो क्या करते हैं, इस तरंग धैर्य को विक्षेपित करते हैं। और जब हम उच्च तरंग धैर्य यानी जो लैम्बडा अधिक लेते हैं, कुछ इस तरह की तरंग धैर्य लेते हैं, तो ये जो प्रकाश की किरण है ये कम अणुओं द्वारा ही विक्षेपित होती है। यानी जब हम तरंग धैर्य
छोटी लेते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रकाश की जो चाल होती है वो कम होती है, और जब हम उच्च तरंग दैर्ध्य लेते हैं तो प्रकाश की चाल अधिक होती है, और अपवर्तनांक प्रभावित करता है प्रकाश की चाल पर। तो प्रकाश की चाल जो है वो तरंग दैर्ध्य के अनुसार होती है। इस तरह से यदि तरंग दैर्ध्य अधिक होगा तो क्या होगा, अपवर्तनांक भी अधिक होगा। और तरंग दैर्ध्य जब तरंग दैर्ध्य अधिक होगी तो अपवर्तनांक कम होगा, और जब तरंग दैर्ध्य कम होगी तो अपवर्तनांक अधिक होगा। इस तरह से जो तरंग दैर्ध्य है वो किसको प्रभावित करती है, अपवर्तनांक को प्रभावित करती है। तो अपवर्तनांक को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए, माध्यम की प्रकृति, घनत्व, तरंग दैर्ध्य, ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसमें आपको याद रखना है कि जो हीरे का तरंग दैर्ध्य होता है वो सबसे अधिक होता है। तो इस पॉइंट को आप नोट कर सकते हैं कि हीरे में जो अपवर्तनांक होता है, हीरे में जो म्यू का मान होता है वो सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक क्यों होता है, क्योंकि हीरा एक कठोर धातु है, और हीरे में जो अपवर्तनांक होता है, जैसे ये हीरा है, और इस हीरे में पाए जाते हैं कार्बन कार्बन के मध्य प्रबल बंध। और जब इससे प्रकाश किरण आती है, जब प्रकाश किरण इसमें से प्रवाहित होती है, जैसे यहां पर प्रकाश किरण आ रही है, और प्रकाश किरण जब प्रवाहित होती है तो ये जो है प्रकाश किरण ये बहुत ज्यादा मात्रा में अपवर्तित होती है। अपवर्तित क्यों होती है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य जटिल संरचना पाई जाती है, जिसके कारण प्रकाश, जब एक किरण प्रकाश की इसमें प्रवाहित की जाती है तो पूरा हीरा चमक उठता है। यानी इसमें हीरे में जो म्यू का मान होता है वो सर्वाधिक होता है। अब बात आती है कि इसमें सर्वाधिक क्यों होता है, यानी प्रकाश की जो किरण है वो इतनी अपवर्तित क्यों होती है, क्योंकि इसमें कार्बन कार्बन के मध्य अधिक बंध पाए जाते हैं, जिससे इसमें जो प्रकाश की चाल होती है, जैसे यहां पर आने के बाद प्रकाश की चाल बहुत कम मात्रा में हो जाती है, बहुत कम कर देता है, तो प्रकाश इधर प्रवाहित होती है। हमको पता है कि जब अपवर्तन होता है और प्रकाश जितनी तेजी से आ रहा है और जितनी कम कर देता है उतनी ही पास होती जाती है, जैसे और कम कर दिया तो इतनी पास हो जाएगी, और जैसे कम करता है, यानी जब कुछ मात्रा में ही कम करता है तो वो इसके बिल्कुल पास होती है। और हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य अधिक बंध पाए जाते हैं, इसके कारण ये प्रकाश में अधिक अपवर्तन कर देता है। तो प्रकाश में अपवर्तन अधिक होता है, जिससे जो V2 है उसका मान कम हो जाता है, और V1 का मान उतना ही रहता है, यानी V1 अधिकतम है और V2 न्यूनतम है। और जब हम न्यूनतम में अधिकतम का मान देते हैं, जैसे अभी हमने भाग दिया था 2 में 4 का, और अब हम V2 को भी और न्यून कर रहे हैं, 1 में 4 का भाग दे रहे हैं, तो इसका आंसर आएगा 1/4, और यहां पर आ रहा था 1/2। तो आप समझ सकते हैं कि जब प्रकाश का चाल न्यूनतम होगी तो भी क्या होगा, अपवर्तन अधिक होगा, यानी इसमें जो म्यू का मान है वो सर्वाधिक होता है, क्योंकि इसमें इसका जो दूसरा माध्यम होता है उसमें प्रकाश की चाल न्यूनतम हो जाती है। अगला टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पहले इसकी परिभाषा पढ़ लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है, यानी जो आपतन कोण है उसका मान परावर्तन कोण से अधिक हो जाता है। तो इसे समझ लेते हैं कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक सघन माध्यम है, एक विरल माध्यम है। जैसे यहां पर हमने जल ले लिया, और जल इसमें क्या है, ये जल है, इसमें ये सघन माध्यम है, और ऊपर वायु है, ये विरल माध्यम है, यानी इसमें अणु अधिक दूर दूर है और इसमें अणु सघन है, तो ये सघन माध्यम हो गया और ये विरल माध्यम हो गया। अब इसमें क्या होता है, जब हम सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण प्रवाहित करते हैं, जल में से जब कोई प्रकाश किरण प्रवाहित कर रहे हैं, अब ये प्रकाश किरण जानी तो चाहिए सीधी, लेकिन आ गया विरल माध्यम। तो विरल माध्यम आने के बाद में क्या होता है, ये जो सघन माध्यम है, यानी सघन माध्यम से जो प्रकाश किरण आ रही है विरल माध्यम में जब जाती है तो ये जाती है अभिलंब की तरफ, यानी इस तरह से इसका झुकाव हो जाता है। इस तरह से क्या होता है, जो आपतन कोण होता है, यानी ये आ रही है आपतित हो रही है तो ये हो गया आपतन कोण आई, और यहां से इसका अपवर्तन हो रहा है तो ये आपतन कोण हो गया, सॉरी ये तो आपतन कोण हो गया, और यहां पर इसका अपवर्तन हो रहा है तो ये हो गया अपवर्तन कोण आर। सामान्यतः क्या करते हैं हम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवाहित करते हैं कुछ इस तरह से,
विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवाहित करते हैं तो ये जो किरण है ये अभिलंब की तरफ चली जाती है, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम दे रहे हैं अभिलंब से दूर हट रही है क्योंकि विरल माध्यम है और यहाँ पर प्रकाश की जो चाल है वो अधिक हो जाती है और चाल अधिक होने से अभिलंब से दूर हट जाती है और यहाँ पर चाल कम हो रही है तो अभिलंब की तरफ चली जाती है और यहाँ पर चाल अधिक हो रही है तो ये अभिलंब से दूर जा रही है। अब इसमें जो आर है वो देख सकते हैं आप, आई से अधिक है। आई कितना होना चाहिए, यहां से यहां तक ये जो कोण है ये आई होता है, लेकिन यहाँ पर पूरा आर है, यानी जो अपवर्तन कोण है वो आपतन कोण से अधिक हो रहा है। तो इसमें जो आपतन कोण है वो छोटा होता है पर अपवर्तन कोण से, यानी अपवर्तन कोण आपतन कोण से अधिक होता है। तो इसमें खास क्या होता है, इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, ये तो सामान्यतः ही होता है, हमें पता है कि अपवर्तन में ये सामान्य तो होता है, तो इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्यों कहते हैं। अब आप समझिए कि जब हम किरण यहाँ पर प्रवाहित कर रहे हैं तो ये थोड़ी सी झुक गई और जब हम यहाँ पर प्रवाहित करते किरण को तो ये किरण थोड़ी सी और झुक जाती और जब हम इस तरह से करते करते यहाँ पर करते तो ये बिल्कुल इस तल के लंबवत हो जाती, इस तल के बिल्कुल समांतर हो जाती, इस तल के ऊपर से ही गुजर जाती। तो ये जो कोण होता है यहाँ पर इस किरण का जो अभिलंब से कोण होता है इसे हम कहते हैं आईसी, यानी क्रांतिक कोण। अब इसमें परिभाषा क्या हो गई पूर्ण आंतरिक परावर्तन की, जब हम किसी सघन माध्यम में इस कोई प्रकाश किरण को प्रवाहित करते हैं तो वो प्रकाश किरण जो है जब उस पृष्ठ की सतह से बिल्कुल लंबवत चली जाती है प्रकाश किरण, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण या आईसी कहते हैं। और जब हम इससे भी अधिक कर देते हैं इस आईसी को, इसे थोड़ा सा और अधिक कर दिया तो ये जो प्रकाश किरण है ये थोड़ी सी और अंदर आती है, यानी एक माध्यम में सघन माध्यम से जा रही है और वापस से सघन माध्यम में आ रही है। इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। हमने परावर्तन पढ़ लिया है कि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में टकराती है तो वापस से एक माध्यम में ही वापस आ जाती है। तो इस प्रकार की घटना को हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। और ये किस में हो रहा है, अपवर्तन में हो रहा है। यानी इसमें क्या हो रहा है, एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये नीचे सघन माध्यम है, जल है, और ऊपर है विरल माध्यम। और जब हम सघन माध्यम से कोई प्रकाश किरण प्रवाहित करते हैं, ये जाती है सीधे अपवर्तन होती है। और जब हम इसका क्रांतिक कोण लेते हैं, यानी ये हो रही है यहां पर, इसको इस तरह से व्यवस्थित करते हैं कि इसकी जो प्रकाश किरण है वो बिल्कुल पृष्ठ पर रहे, तो इस कोण को हम क्या कहते हैं, आईसी कहते हैं या क्रांतिक कोण कहते हैं। अब जब हम क्रांतिक कोण से भी अधिक मान ले लेते हैं तो ये प्रकाश किरण और भी अधिक आ जाती है, यानी आर का मान और अधिक बढ़ जाता है। तो इस तरह से पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना संपन्न होती है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, जब कोण जो क्रांतिक कोण है उससे भी अधिक हो। क्रांतिक कोण आईसी होता है, बिल्कुल यहां पर समांतर हो, और जब आईसी से भी अधिक होता है यानी क्रांतिक कोण से भी अधिक होता है मान, तो जो अपवर्तन कोण है वो आर और भी अधिक हो जाता है। और जो प्रकाश किरण सघन माध्यम से आ रही है वो वापस से सघन माध्यम में चली जाती है। इस घटना को हम प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसमें आपको याद क्या रखना है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं और क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण किसे कहते हैं, आपतन कोण, यानी जहां से आपतित हो रही प्रकाश किरण, आपतन कोण का वह मान जिस पर प्रकाश किरण उस पृष्ठ पर बिल्कुल समांतर हो, उस कोण को हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। इस वीडियो का हमारा लास्ट का छोटा सा टॉपिक है वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, हमें पता है कि जो सूर्य प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं और वो 7 रंग आपस में मिलकर एक पारदर्शी रंग बनाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता है। अब हम यदि उस प्रकाश किरण को किसी प्रिज्म से गुजारेंगे तो वो प्रकाश किरण 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। हमें पता है कि 7 रंगों में होता है, उनकी तरंग दैर्घ्य भी अलग अलग होती है। इसमें जो मेनली कलर होते हैं वो 3 होते हैं। एक तो ब्लू होता है, इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। उसके बाद में होता है ग्रीन, इसकी तरंग दैर्घ्य नॉर्मल होती है। ये जो 7 रंगों का क्षेत्र है इसे हम कहते हैं रेड रीजन। ये भी आपको याद रखना है कि इसे रेड रीजन कहते हैं। सूर्य से अनेक प्रकार की किरणें निकलती हैं, जैसे अल्ट्रावायलेट किरणें जिन्हें हम पैराबैंगनी किरणें कहते हैं, अवरक्त किरणें,
उनके अलावा रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स और भी बहुत प्रकार की किरणें निकलती हैं तरंग दैर्घ्य वाली, लेकिन जो रेड रीजन के अंतर्गत जो किरणें आती हैं वही केवल हमारी पृथ्वी पर आती हैं। तो इनमें 7 रंग होते हैं, 3 तो प्रमुख होते हैं, ब्लू, ग्रीन और रेड। अब इनके मिक्सचर से बनते हैं और 4 कलर। इस तरह से इनमें 7 रंग होते हैं। ये इतने कलर नहीं थे, यहाँ पर बिल्कुल मिक्स करके बना दिया गया है और ज्यादा टाइम लगता है इन्हें अगर कलर देते, तो इन्हें हम कहते हैं 7 रंगों को रेड रीजन। ये आपस में मिलकर पृथ्वी पर आते हैं और ये आपस में मिल जाते हैं जब एक पारदर्शी रंग बना लेते हैं, जिसे हम सूर्य प्रकाश कहते हैं। और जो सूर्य प्रकाश किसी भी वस्तु पर गिरती है, आप सोचो कि कोई भी वस्तु है, जैसे रेड कलर की वस्तु है, तो वो हमें रेड कलर की क्यों दिखती है? ये नहीं कि वो रेड कलर की है तो हमें रेड कलर की दिखती है, क्योंकि उसके अंदर एक क्षमता पाई जाती है कि वो सूर्य के अंदर से, जैसे यहाँ पर ये रेड कलर की कोई वस्तु है, जैसे बॉल है, तो ये हमें रेड कलर की क्यों दिखती है? क्योंकि जब सूर्य का प्रकाश आता है, 7 रंगों से मिला हुआ जो प्रकाश आता है, वो जब इस वस्तु पर गिरता है, तो ये जो वस्तु होती है ये रेड कलर को तो अब्जॉर्व कर लेती है और बाकी के जो अन्य 6 कलर्स हैं उनको तो ये अब्जॉर्व कर लेती है। यानी जो ग्रीन, ब्लू, ऑरेंज और बाकी के जो 6 कलर्स हैं उनको तो अब्जॉर्व कर लेती है, लेकिन सूर्य के अंदर जो रेड कलर होता है उसे रिफ्लेक्ट कर देती है, उसका परावर्तन कर देती है, और वो जो रेड कलर है वो हमें दिखता है। और वो जब रेड कलर दिखता है तो हमें वो वस्तु रेड कलर की दिखती है। तो ये समझ में आ गया कि कोई वस्तु है वो उस कलर की क्यों दिखती है, क्योंकि उसके अंदर क्षमता पाई जाती है कि वो उस कलर को रिपेल करती है, यानी प्रतिकर्षित करती है, उसका परावर्तन करती है, और वो हमारी आंखों को दिखती है और हमें वही कलर उसका दिखता है। तो वर्ण विक्षेपण में क्या होता है, उसमें इस प्रकार का कुछ नहीं होता है। ये तो आपको समझाने के लिए था कि कोई भी जो सूर्य प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, कोई प्रिज्म लेते हैं, उसमें सूर्य किरण प्रवाहित करते हैं। वो सूर्य किरण प्रवाहित होने के बाद वो जो प्रिज्म है वो क्या करता है, उसको 7 रंगों में विभक्त कर देता है, यानी उसका अपवर्तन कर देता है। उसमें जो प्रकाश किरण पाई जाती है उसमें जितने भी अलग अलग कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, उनकी तरंग दैर्घ्य अलग अलग होती है। और तरंग दैर्घ्य अलग होने के कारण, जैसे रेड कलर की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, तो ये थोड़ा कम परिवर्तित होते हैं, यानी थोड़ी सीधी सी रेखा होती है इसकी। और जो ब्लू कलर है उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, यानी वो सबसे अधिक अपवर्तित होता है, तो वो अपवर्तित सबसे अधिक हो जाएगा और वो सीधे ऊपर चला जाएगा। जैसे जैसे इनकी तरंग दैर्घ्य कम होती जाएगी ये ऊपर ऊपर चले जाएंगे। इस प्रकार ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएंगे। उसके बाद में हम इन 7 रंगों को पर्दों पर प्राप्त कर लेते हैं और इस घटना को हम कहते हैं वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब क्या होता है, इसमें सूर्य के प्रकाश की किरण को प्रिज्म में से गुजारा जाता है, जिससे उसके अंदर जितने भी 7 कलर्स होते हैं वो अपनी तरंग दैर्घ्य के हिसाब से अलग अलग अपवर्तित हो जाते हैं, जिससे हमें प्राप्त होते हैं 7 रंग। ये हो गया हम आज की हमारी वीडियो का टॉपिक्स। अगली वीडियो में हम गोलीय लेंसों के बारे में जानेंगे, यानी अवतल उत्तल लेंसों के बारे में जानेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी हुई हो तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।